आपके अपने YouTube चैनल राग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम क्या है कक्षा 12वीं में इतिहास में अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग चैप्टर पढ़ रहे थे। ओके, इस आपके चैप्टर का क्या है पार्ट 1 आ चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आपके क्या है क्रम से वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते। तो हमें कहां से स्टार्ट करना था? तो हमें दोस्तों इसमें स्टार्ट करना था आपका समाज में भिन्नताएं या विषमताएं। ये इस टॉपिक से हमें क्या है स्टार्ट करना था। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो पहले पार्ट 1 में कवर हो चुके हैं, तो जाकर जो देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो समाज में क्या है वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णों में विभाजित था। मतलब जो पूरा समाज था उसे क्या है 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ओके, धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम बनाए गए थे। मतलब क्या है जो चारों क्या है वर्ण है उन्हें किस प्रकार से किस जीवन जीना है, मतलब कौन कौन से काम करने हैं। ओके, वो क्या है पहले से ही निश्चित कर दिए गए थे, किसमें धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के में। ओके, जैसे ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण का काम था अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना और क्या है यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना, ये है ब्राह्मण के कार्य। क्षत्रिय कार्य थे शासन करना, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, ये सब है आपके क्षत्रिय कार्य। ओके, वैसे कार्य है कृषि, पशुपालन, गौ पालन, व्यापार, वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना। ओके, साथ ही क्या है ऊपर के क्या है प्रमुख है ये व्यापार करना तक। ओके, और ये शूद्रों के काम है तीनों वर्णों की क्या है सेवा करना, ये है शूद्रों का काम। ओके, तो ये किसके अनुसार है? ये क्या है धर्म सूत्रों धर्म शास्त्रों के अनुसार क्या है ये जो वर्णों के काम क्या है निश्चित कर दिए गए थे। ब्राह्मण वर्ग व्यवस्था की उत्पत्ति को दैवीय व्यवस्था मानते हैं। मतलब जो ये व्यवस्था की गई है वो क्या है दैवीय है, मतलब क्या है देवताओं द्वारा ये व्यवस्था की गई है, ऐसा किसका कहना है? ब्राह्मणों का कहना है। ओके, ब्राह्मण शासकों को यह उपदेश देते थे कि शासक इस व्यवस्था के नियमों का पालन राज्यों में करवाएं। ओके, ब्राह्मण ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा पर जन्म आधारित है। मतलब क्या है उनकी जो प्रतिष्ठा है वो जन्म पर आधारित है। ओके, मतलब क्या है जहां जन्म होगा चाहे आप जितने ही गुणी हो, मान लीजिए कोई शूद्र में जन्म हुआ और आपको भयंकर ज्ञान है, बहुत ज्यादा ज्ञान है उसे। ओके, फिर भी क्या है अगर वो क्या है उससे बहुत ज्यादा ज्ञान है फिर भी उसे क्या है ब्राह्मण की तुलना में क्या है, और ब्राह्मण का कोई बच्चा है मान लीजिए शूद्र का बच्चा है तो वही उसे क्या है ब्राह्मण की लड़का अगर मूर्ख भी है तो भी क्या है शूद्र के लड़के होशियार भी है तो उसे क्या है वही काम करना पड़ेगा, चाहे वही जितना भी होशियार हो। मतलब क्या है उनका पूरा जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर नहीं था, केवल क्या है जन्म पे आधार था, जन्म पे आधारित थी प्रतिष्ठा। ओके, ऐसा क्या है विश्वास दिला दिया था, ये कहा जा रहा है। ओके, हम देखने वाले हैं क्या सदैव क्षत्रिय ही राजा होते हैं। ओके, मतलब क्या है आपको पता है जो राजा बनते हैं केवल क्या है क्षत्रिय होना चाहिए, किसके अनुसार है? धर्म शास्त्रों के अनुसार। तो हम मन में आएगा कि हमारे मन में कि क्या सदैव क्षत्रिय ही राजा होते हैं, तो उसे देख लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे रहे जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी क्या है राजा थे। ओके, आप उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक थे। वो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे। तो बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि क्या है जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्या है क्षत्रिय है, लेकिन जो ब्राह्मण है ब्राह्मण कहते हैं कि ये क्या है जो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे वो क्या है निम्न कुल से आए थे। ओके, उदाहरण दूसरा हम जैसे ले सकते हैं कि शुंग और कवर्ण जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे वो क्या थे ब्राह्मण थे। ओके, तो ये भी क्या शासक रह चुके हैं। और क्या है उदाहरण तीसरा अगर हम ले एग्जाम्पल तीसरा, तो जो शक शासक थे जो मध्य एशिया से आए थे वो क्या है बर्बर। बर्बर मतलब क्या है जो क्या है जंगलों में रहता है, यह भी क्या है शूद्र की कोटि का माना गया है, मतलब निम्न कोटि का माना गया है। ओके, बर्बर का, तो ये भी क्या है शासक थे। ओके, नेक्स्ट उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम तो सातवाहन शासक जो है गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी क्या ब्राह्मण थे। यह स्वयं को क्या है अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का हनन करने वाला बताते थे। मतलब क्या है ये अपने आप को ब्राह्मण बताते थे, ब्राह्मण थे। ओके, फिर भी ये शासक थे। तो ये सब किसके एग्जाम्पल? ये सब एग्जाम्पल है कि क्या है सदैव क्या क्षत्रिय ही क्या है राजा नहीं होते थे। ओके, कि जैसा कि एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सातवाहन खुद को क्या है ब्राह्मण बताते थे, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार राजा केवल क्या है क्षत्रिय ही बन सकता है। यह 4 वर्णों की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, लेकिन क्या है अंतर विवाह पद्धति का भी पालन करते थे। मतलब क्या है ये दावा करते थे कि ये जो 4 वर्णों की व्यवस्था है उसका क्या है पालन करते हैं। ओके, ओके, जो नियम बनाए गए उनका भी पालन करते हैं, लेकिन क्या है ये अंतर विवाह पद्धति को अपनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है तो एक ही गोत्र में क्या है आप विवाह नहीं कर सकते, ये हमने पढ़ा है। ओके, लेकिन क्या है ये लोग कर लेते थे, वही मतलब अंतर विवाह हो जाता था। ओके, इस प्रकार यह साबित होता कि क्या है सदैव क्या है क्षत्रिय ही राजा नहीं होते थे। ओके, ये अपने एग्जाम्पलों के माध्यम से समझ लिया है। जो क्या है राजनीतिक सत्ता का उपयोग कर सकता है, जो व्यक्ति समर्थ और संसाधन जुटा सकता है वह शासक बन सकता है। मतलब क्या है जो सत्ता का उपयोग करने का तरीका जानता हो, शासन चला लेता हो, वही क्या है शासक बन जाता है। ओके,
हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जाति और क्या है सामाजिक गतिशीलता। ओके, जिसमें हमने अभी पहले पढ़ चुके हैं कि ब्राह्मण के क्या कार्य हैं, क्षत्रिय के कार्य हैं क्या है, वैसे क्या है शूद्र के क्या कार्य हैं, वो यहाँ दोबारा क्या है रिपीट करके बताए गए हैं। ओके, देखिए अब यहाँ मैं आपको ये क्यों रिपीट कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखिए समाज में क्या है पूरे ब्राह्मणों ने क्या है समाज को क्या है 4 वर्णों में विभाजित कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, तो ऐसे कि सबके काम विभाजित कर दिए कि ये क्या है, ब्राह्मणों का काम है, क्षत्रियों का क्या काम है, वैश्य का क्या काम है, शूद्र का क्या काम है, ऐसे क्या विभाजित कर दिया। लेकिन क्या है कुछ ऐसे वर्ग है जिनके क्या है कामों का वर्णन ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, सुनार होता है। ओके, सुनार होता है, उनका क्या है सोने का काम होता है मान लीजिए, तो इसमें कहीं नहीं लिखा है कि सुनार का कौन की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो एक प्रकार से ये हो जाता है। ओके, इससे कई सारे आई समस्याएं, जैसे हो जाता है आपका बढ़ाई, तो बढ़ाई किस में आएगा, ओके किस वर्ग में आएगा, ऐसी किस वर्ण में आएगा, तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। ओके, इससे कारण क्या है फिर पूरे समाज को से किस में बांटा गया, उसे बांटा गया जातियों में। ओके, तो जाति के देख लेते हैं, अवसर पर पढ़ते हैं जाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, मतलब क्या है पहले वर्ण व्यवस्था आई, फिर क्या है वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से लागू हो गई, लेकिन कुछ ऐसे समाज हो गए रह गए जो क्या है किसी वर्ण में फिट नहीं हो रहे थे, मतलब किसी वर्ण में नहीं जा रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या है जाति की उत्पत्ति हुई। ओके, तो देख लेते हैं जातियों का जन्म, जातियां क्या है जन्म पर आधारित होती है। जाति जन्म पर आधारित किस प्रकार से, ओके, अगर कोई जाति एक्स का जाति है, ओके, उसका जो पुत्र हुआ वो भी एक्स का जाति का हुआ, फिर उसका भी पुत्र हुआ वो भी एक्स जाति का, मतलब ये जाति होती है। ओके, जिस जो आपके पिता जाति आपकी जिस जाति हुई वही जाति आप क्या अपने नाम पर पीछे लगाते होंगे। ओके, तो आई होप समझ चुके होंगे। और वर्ण क्या है की संख्या क्या है 4 थी। ओके, लेकिन क्या है जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। अभी आप देख रहे हैं, अभी आपको विभिन्न प्रकार की जातियां भी आप देख रहे होंगे कितनी प्रकार की जातियां होती है, लेकिन क्या है वर्ण केवल 4 ही थे, लेकिन जाति की कोई संख्या निश्चित नहीं थी। ओके, जब ब्राह्मण व्यवस्था मतलब वर्ण व्यवस्था का कुछ नए समुदाय का आमना सामना हुआ जिन्हें 4 वर्णों की व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता, मतलब कुछ ऐसे क्या है मिले समुदाय जिन्हें क्या है कि जो चारों वर्ण में फिट नहीं हो रहे थे, क्योंकि चारों वर्ण में नहीं आ रहे थे, उन्हें क्या है जातियों में बांट दिया गया। जैसे निषाद, निषाद मतलब होता है जो क्या है जिन्हें जो क्या है जंगलों में रहते हैं। ओके, जंगलों में रहते हैं, वही शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। ओके, वो कहते हैं निषाद। ओके, तो ये समझ में नहीं आ रहा था ब्राह्मणों को कि निषाद को किस कैटेगरी में रखा जाए। और शिववर्णकार मतलब जो क्या है सुनार, जिस समय कहते हैं वर्तमान में सोने का काम करने वाला, उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाए। ऐसी कई समस्याएं कि जब क्या है कई समुदायों को क्या है वर्णों में विभाजित नहीं कर पाए, मतलब वर्णों की कैटेगरी में नहीं रख पाए, तब क्या है जाति की उत्पत्ति हुई। आई होप आप समझ चुके होंगे। एक ही जाति के लोग क्या है जीविका के लिए एक ही जैसे कार्य करते थे। ओके, अब जो क्या है एक ही जाति बढ़ाई है, जैसे हमने सुना होगा बढ़ाई, बड़े का क्या है लकड़ी को काम करना, तो ओके, तो उसकी जाति का क्या है लकड़ी का काम ही करेंगे। ओके, ये इस प्रकार की व्यवस्था की पहले थी, अब नहीं है। अब तो आप क्या है जो भी आपका इच्छा है, जो भी आपका पैसा हो, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पहले जो भी मैं आप बात कर रहा हूँ ये क्या है आपकी पहले की व्यवस्था पूरी आपकी बताई जा रही है। ओके, अब है आपका 4 वर्णों के परे एकीकरण। ये आपका जो हेडिंग आ रही है, ओके, ये आपकी पूरी किताब से ही लिया गया है पूरे, और ओके क्या है आपके इंपॉर्टेंट जो आपके मटेरियल है पूरा आपको नोट के माध्यम से समझाया जा रहा है। ओके, जिससे पूरा आपको इतना बड़ा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। अब है 4 वर्णों के परे एकीकरण पढ़ लेते हैं। उपमहाद्वीप विविधताओं से भरा है। उपमहाद्वीप मतलब पूरा अपना भारत देश मान लीजिए, तो क्या है पूरी विविधताओं से भरा है, कई जातियां रहती है, कई वर्ण रहते हैं। ओके, यहाँ ऐसे समुदाय भी रहते हैं जो ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते। संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदायों को विचित्र, असभ्य, बर्बर, जंगली चित्रित किया गया है। ओके, मतलब ऐसे कई सारे समुदाय हैं जो क्या है ब्राह्मण ने व्यवस्था बनाई है, ओके, जो नियम दे हैं उनका क्या है पालन नहीं करते हैं। तो संस्कृत जो साहित्य उनमें क्या है उन्हें क्या कहा गया है, जो इन नियमों का पालन नहीं करते उन्हें असभ्य कहा गया है, बर्बर कहा गया है, जंगली चित्रित किया गया है। ओके, उदाहरण के लिए जैसे बात करें तो वन में बसने वाले जो लोग होते हैं वो शिकार, कंदमूल फल का संग्रह करने वाले लोग। ओके, जो क्या है जो निषाद वर्ग, जिससे जो एकलव्य है आपने पढ़ा होगा। ओके, गुरु द्रोणाचार्य ने क्या उनका अंगूठा मांग लिया था। ओके, एक जो क्यों एकलव्य का। ओके, तो ये जो एकलव्य थे वो क्या है निषाद वर्ग के थे, मतलब जो जंगलों में रहते हैं वही जंगलों में जीवन यापन करते हैं, वो निषाद कहलाते हैं। हो गए, तो ये हो गया। जैसे ये सब क्या है ये ब्राह्मणों के नियम के जो नियम थे ना पता भी नहीं थे, पता भी थे तो ये पालन नहीं करते थे। ओके, यायावर पशुओं को भी ऐसा ही समझा जाता था। जो लोग क्या है संस्कृत भाषी नहीं थे उन्हें क्या है मलच्छर कहकर क्या है हीन दृष्टि से देखा जाता था, मतलब जो लोग क्या है संस्कृत भाषा नहीं जानते थे उन्हें क्या है हीन दृष्टि से देखा जाता था। ओके, अब क्या हम पढ़ने वाले हैं 4 वर्गों के परे अधीनता। ब्राह्मण वर्ग ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से बाहर माना। ब्राह्मणों ने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, मतलब जहाँ छूत स्टार्ट हो गई थी। ओके, ब्राह्मण मानते थे कि कुछ कर्म पवित्र होते हैं तथा कुछ कर्म क्या है दूषित होते हैं। ओके, कुछ कर्म पवित्र होते हैं, कुछ कर्म दूषित होते हैं, यह ब्राह्मणों का कहना था। पवित्र आपके काम में आ जाएगा, कर्म में आ जाएगा यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, वेद का अध्ययन करना इत्यादि।
और दूषित काम में आ जाएगा चमड़ी से संबंधित शवों को उठाना, अंत्येष्टि। ओके, ये आपके आ जाते हैं। ओके, ये आप नॉर्मल जानते होंगे। ओके, अब दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चंडाल। ये क्या है, पेपरों में आता है, चंडाल के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस पेपरों में आ चुका है चंडाल वाला टॉपिक। ओके, अच्छे से आपको पढ़ना है, तो देख लेते हैं। तो चंडाल क्या होता है पहले हम इसे जान लेते हैं। तो मरे हुए जानवरों को छूने वाले को हम क्या है, चंडाल कहते हैं। मतलब जो मरे हुए लोग जानवर हो जाते हैं और लोगों को भी करते हैं, ओके, उन्हें क्या है, हम कहते हैं चंडाल कहते हैं। चंडालों को क्या है, वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर में रखा गया है। मतलब क्या है, इन्हें क्या है, जो सबसे नीचे, मतलब जो सबसे नीचे कौन होता है, देखिए वर्ण व्यवस्था में कहे जाए तो शूद्र होते हैं, उससे भी नीचे चांडालों को रखा गया है, मतलब सबसे निम्न कोटि का कहा गया है। ओके, और ब्राह्मण चंडालों को छूना देखना भी अपवित्र मानते थे। छूना तो दूर की बात, देखना भी, मतलब उनकी दृष्टि पड़ जाए तो क्या है, अपने आप को अपवित्र मानने लगते थे। तो मतलब क्या है, देखना भी अपवित्र माना जाता था। ओके, मनुस्मृति के अनुसार हम बात करें चंडाल की स्थिति कैसी थी। ओके, तो मनुस्मृति के अनुसार क्या है, चंडाल को क्या है, गांव के बाहर रहना होता था। मतलब जो गांव बसा है, तो जो चांडाल लोग हैं वो क्या है, गांव के बाहर अलग से रहेंगे। ओके, ये कहा जाता था। साथ ही क्या है, यह लोग क्या है, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। ओके, मतलब जो क्या है, गांव में जो बेकार बर्तन जो बचे होते हैं वो फेंक देते हैं। ओके, कूड़ा करकट में उन्हें उनका यूज करते थे। ओके, मरे हुए लोगों के कपड़े तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। अब आपको पता है जो आभूषण रहते हैं आपके चांदी और सोने के चलते हैं, लेकिन क्या है, ये लोहे के आभूषण इन्हें पहनने पड़ते थे। और साथ ही जो मरे हुए लोग हैं, अब जब मरे लोगों के काम करते थे तो उन्हीं के क्या है, कपड़े पहनने लगते थे। इतनी मतलब बेकार व्यवस्था थी। ओके, रात में गांव और क्या है, नगर में चलने की अनुमति नहीं थी। मतलब क्या है, ये रात में क्या है, मतलब रात दिन, मतलब गांव में सीधे अंदर आ ही नहीं सकते थे, न रात में चल सकते थे न दिन में आ सकते थे। ओके, मरे हुए लोगों का क्या है, अंतिम संस्कार इन्हें करना पड़ता था। साथ ही क्या है, बधिक के रूप में भी काम करते हैं। बधिक के रूप में जैसे कहते हैं अपन, जिसे बधिक रूप में कहते हैं अपन, जो क्या है फांसी वगैरह भी देता है, उससे भी अपन बधिक रूप कहते हैं। मतलब जो क्या है, कसाई जिसे कहते हैं, उसका भी इन्हें काम करना पड़ता था। ओके, हम देख लेते हैं क्या चीनी जो बौद्ध भिक्षु हैं फ्रांस यंस के अनुसार। ओके, तो इनके अनुसार क्या है, इनकी क्या बात, इनके बारे में क्या बताया गया, देख लेते हैं। बौद्ध भिक्षु क्या है, फ्रांस यंस के अनुसार अपृष्ट लोगों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था, जिससे अन्य लोगों ने देखने से दोष से बच जाएं। अन्य लोग क्या है, देखने के दोष से बच जाएं। मतलब ये व्यवस्था थी इनके अनुसार। इन्होंने जब गए होंगे, विजिट किया होगा, फिर लिखा होगा इन्होंने। ओके, तो इन्हें देखा कि जो अपृष्ट लोग हैं, ओके, मतलब इस चंडाल ही हो गया, तो इतनी बेकार व्यवस्था थी कि क्या है, जैसे अगर इन्हें क्या है सड़क पर चलना है तो उन्हें ताली बजाकर चलना पड़ता। ताली बजाकर क्यों चलना पड़ता था, कि जिससे लोगों को पता चल जाए कि हाँ आप से लोग आ रहा है, तो हम क्या है, वो अपने घर के भीतर हो जाते थे, इन्हें देखना भी नहीं चाहते थे। ओके, देखने का मतलब दोष लग जाता था, मानते थे। और चीनी यात्री सवेन त्यांग के अनुसार क्या है, कि बदक और सफाई करने वाले लोग क्या शहर के क्या है, बाहर रहते थे, गाँव के शहर के क्या है, बाहर रहते थे। ओके, इस प्रकार से हमने ये टॉपिक खत्म हो जाता चंडाल वाला। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके पॉइंट जरूर आते हैं, पेपर से संबंधित क्वेश्चन आता है। ओके, हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक का संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार देख लेते हैं। तो इसे हम दो हिस्सों में पढ़ने वाले, एक लैंगिक आधार पर, एक वर्ण के आधार पर। लैंगिक आधार मतलब क्या है, स्त्री और पुरुष के बीच क्या है, हम संपत्ति के अधिकार को देखें। वर्ण के आधार पर फिर हम इसके बाद देखने वाले। तो पहले हम देखते हैं संपत्ति के अधिकार को लैंगिक के आधार पर। ओके, तो संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुष के भिन्न अधिकार मतलब लैंगिक आधार होते थे। तो देख लेते हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार किस प्रकार के क्या है संपत्ति के अधिकार थे, इसे देख लेते हैं। तो पिता की जायदाद का माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों में क्या है समान रूप से बांटा जाना चाहिए। लेकिन क्या है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र। ओके, सबसे जो बड़ा पुत्र होता है उसे ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता है। ओके, विशेष भाग अधिकार था। मतलब क्या है, मनुस्मृति के अनुसार है जो पिता की जायदाद है, वो जो सभी जो पुत्र हैं, मान लीजिए 4 पुत्र है, तो जितने पुत्र हैं उनमें क्या है सभी को बराबर हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा भाई है उसे थोड़ा विशेष मतलब हल्का सा ज्यादा दिया जाएगा, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। ओके, ये इसमें बताया गया है। पिता की संपत्ति पर क्या है स्त्री का हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती। स्त्री मतलब क्या है, जो उनके देखिए क्या है, मान लीजिए 4 लड़के हैं और एक क्या है लड़की है, तो 4 लड़के तो विभाजित होगा पिता की संपत्ति पर, लेकिन लड़की का उसमें कोई अधिकार नहीं होगा। इसी कहा गया है कि जो पिता की संपत्ति है स्त्री का क्या हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। ओके, विवाह के समय क्या जो उपहार मिलते थे, ओके, जो विवाह के समय जो उपहार दिए जाते उन पर क्या है स्त्री का अधिकार होता था। इसे क्या है स्त्री धन कहा जाता था। ओके, इस पर क्या है उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। मतलब जो उसके पिता देते थे विवाह के समय स्त्री को, वो क्या है उस पर स्त्री का अधिकार होता है, उसे स्त्री धन कहा जाता था और उसके पति का इसमें कोई अधिकार नहीं होता था। ओके, साथ ही क्या है मनुस्मृति में बताया गया है कि क्या है स्त्री को अपने पति की आज्ञा के अनुसार के खिलाफ गुप्त रूप से धन संचय करने की विरुद्ध चेतावनी दी गई है। मतलब स्त्रियों को अपने पति के बिना बताए क्या है धन को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। मतलब क्या है धन इकट्ठा करना चाहे तो कर सकती है, सेविंग कर सकती है, लेकिन क्या है पति को पहले बता दे, ये कहा गया है मनुस्मृति में। ओके,
कुछ साक्ष्य प्रभावती के गुप्त से संबंधित मिले हैं। हमने क्या है चैप्टर 2 में पढ़ा था दोस्तों, क्या है प्रभावती जो गुप्त है, जो पाकटनक के नरेश की क्या पुत्री थी। ओके, तो उनमें उसमें बताया गया था कि इनको क्या है संपत्ति के अधिकार प्राप्त है। इन्हें क्या है, इनके नाम क्या है भूमि थी, और इन्होंने क्या है भूमि दान भी की थी। ओके, जब इन प्रभावती गुप्त ने भूमि दान की थी तो मतलब इनके पास क्या है भूमि होगी। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है जब स्त्रियों के पास नहीं हो सकती है? तो हम कह सकते हैं कि यह उच्च परिवार थे, इस कारण ही हो सकता है, क्योंकि अब ये उच्च परिवार की थी तो ऐसा संभव है। ओके, तो वही लिखा है कि कुछ ऐसे साक्ष्य प्रभावती गुप्त से संबंधित मिले हैं जिससे पता लगता है कि प्रभावती गुप्त संसाधनों पर क्या है अधिकार रखती थी। ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि ये क्या है उच्च परिवार में थी। ओके, लेकिन क्या है सामान्यतः जमीन पर पशुधन पर धन पर क्या है पुरुषों का नियंत्रण था। ओके, ये व्यवस्था थी। हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं वर्ण और संपत्ति। अब हम क्या वर्ण के आधार पर हम क्या है संपत्ति के अधिकार को पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। ओके, एक अभी हम लैंगिक आधार पर पढ़ चुके हैं, मतलब स्त्री पुरुष के संपत्ति के अधिकार पर। हम पढ़ने वाले हैं वर्ण के आधार पर। ओके, शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका का साधन था तीनों वर्गों की सेवा करना। जैसा कि दोस्तों हमने जब देखा कि क्या है, जब मैंने आपको कार्य बताए थे तो उसमें देखा था कि क्या है ब्राह्मण कई सारे कार्य थे, जैसे क्या है पढ़ा सकते हैं। ओके, यज्ञ कर सकते हैं, कई सारे अपने काम देखे ब्राह्मणों के। ओके, साथ ही इस प्रकार क्षत्रियों के भी कई सारे काम थे, वैश्यों के भी कई काम थे, लेकिन शूद्रों का केवल एक ही काम था, मतलब एक ही मात्र जीविका का साधन था, वो है तीनों वर्गों की सेवा करना। ओके, तीन उच्च वर्गों के पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य चुनने की संभावना थी। मतलब क्या बहुत सारे उनके लिए ऑप्शन थे कि भाई ये नहीं करना है तो ये काम कर लो, लेकिन क्या शूद्रों के लिए ऐसा कोई ऑप्शन उपस्थित नहीं था। ओके, समाज में क्या है ब्राह्मण और क्षत्रियों की स्थिति क्या है अधिक समृद्ध थी उस समय। ओके, तो जैसा कि देख ही रहे क्या है ब्राह्मण और क्षत्रियों की स्थिति क्या है उस समय क्या है अधिक समृद्ध थी। अब तो वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले के ये अपन पढ़ रहे हैं। ओके, 600 अपन पढ़ रहे हैं, ये आपका महाभारत के समय की बात ये पूरी चल रही है आपकी। ओके, ब्राह्मण ग्रंथों सूत्र और धर्म शास्त्र में वर्ण व्यवस्था को क्या है उचित बताया जाता था। ओके, लेकिन क्या है बौद्ध धर्म में क्या है वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया है। ओके, देखिए जो क्या है ब्राह्मण थे वो कहते हैं कि जो धर्मसूत्र और धर्म शास्त्रों में क्या है नियम लिखे हैं बताए गए हैं वो ही क्या है उचित है। ओके, उन्हीं से पूरा संसार चलने वाला है, वही नियम को क्या है सर्वोपरि मानते थे। लेकिन जो बौद्ध धर्म था वो क्या है वर्ण व्यवस्था की आलोचना करता था। ओके, क्योंकि जो ब्राह्मण ग्रंथ था उसमें बताया कि जो जन्म के आधार पर काम करना पड़ेगा। ओके, जन्म के आधार पर मान लीजिए आपका जन्म क्या है शूद्र परिवार में हुआ है तो आपको क्या है निम्न कोटि के काम ही करने पड़ेंगे, चाहे आप जितने इंटेलिजेंट हो, आपसे जितना कुछ बनता हो। ओके, जितनी चाहे आपकी योग्यता हो, लेकिन आपको फिर भी क्या है निम्न कोटि का काम करना होगा। ओके, वही क्या है ब्राह्मण अगर कोई पुत्र है वो अयोग्य है या क्या है बुद्धि उसकी कम है, नहीं है उसकी बुद्धि। ओके, फिर भी क्या है वो उसे क्या है लोग क्या है सम्मान देंगे और वो क्या है अच्छे काम कर माने जाएंगे उसके। ओके, लेकिन क्या है अगर शूद्र का कोई पुत्र है, ये उस समय व्यवस्था थी, होशियार भी था। जैसा कि आपने क्या सीरियल देखा हो, आपका आता है शुद्ध पुत्र कर्ण का, जो आपका कर्ण का सीरियल आता है उसमें क्या है पूरा कर्ण की जो पूरा जीवन बताया था। तो जो क्या है कर्ण है वो किसी पूरे जूझ रहा था, इसी समस्या से जूझ रहा था। उसमें क्या है पूरी रियलिटी बताई गई जो अपन पढ़ रहे हैं। तो आपने कर्ण एपिसोड देखा है तो आपको क्या है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा था। ओके, तो ये लेकिन एक बार से गलत भी है क्योंकि जन्म में किसी का अधिकार नहीं है। आप क्या किस कोटि में, आपका किस जाति में, आप अमीर परिवार में जन्म हो रहे हैं या गरीब परिवार में जन्म है, आपको जाति में होगा, क्योंकि जन्म पर आपको क्या है कोई आपका वो नहीं है कि आपका बस नहीं चलेगा कि हम चाहे तो इस जन्म इस परिवार में हमारा हो जाए या इस जाति में हमारा जन्म हो जाए। तो कर्म पर होना चाहिए जिस प्रकार की होता है, जो जितना योग्य होगा वो उतना आगे निकल जाएगा। ओके, जिस प्रकार की वर्तमान में व्यवस्था हो चुकी है, अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पहले लेकिन क्या है बेकार स्थिति थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, हम देख लेते हैं आगे एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। ओके, तो देखिए समाज में सदैव वही व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता है जिसके पास क्या अधिक संपत्ति हो, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो दानशील दयालु हो उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। ओके, मतलब पहले समय से पहले ऐसा क्या था, अभी भी ऐसा होता है कि जो क्या जिसके पास संपत्ति हो ओके उसे ज्यादा लोग क्या सम्मान नहीं देते, अगर उसकी तुलना में किसे देते हैं जो दानशील हो, मतलब क्या है धन अपना दान करे, दयालु हो, उसे क्या है अच्छा माना जाता है। जो व्यक्ति स्वयं के लिए संपत्ति इकट्ठा करता है वह घृणा का पात्र से देखा जाता है, मतलब उसे स्वार्थी कहा जाता है। ओके, और घृणा के पात्र माना जाता था। ओके, प्राचीन में तमिलकम ऐसा क्षेत्र था जहां ऐसे साहित्य लेख मिले हैं जिसमें इन आदर्शों को सजोया गया है। मतलब जो आदर्श मतलब ये सब बताए गए हैं, ये किसमें बताया गया है तमिलकम क्षेत्र में जो साहित्य मिले उनमें। ओके, इस क्षेत्र में क्या है 2000 वर्ष पहले और अनेक सरदारियां थी। ओके, सरदारियां से यहाँ मतलब है राजाओं से। ओके, यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने और लिखने वाले कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिलकम मतलब हो जाएगा आपका यहाँ दक्षिण भारत से। ओके, और दक्षिण भारत के राजा और सरदार हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चैप्टर 2 में भी कुछ अंश पढ़ा था हमने।
भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ। सरदार यहाँ मान लीजिए राजाओं का उदय हुआ। ओके, ये कुछ ओके। तमिलकम मतलब होता है, तमिल का शब्द आ रहा है, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इन तीनों राज्यों से संबंध अगर मिलाकर हम बोले तो उसे हम कहेंगे तमिलकम। ओके, तमिलकम क्षेत्र में क्या है, चोल चेर पांड्य जैसी से है सरदारी अस्तित्व में आई। तो जो चोल चेर पांड्य थी, इन्हें मतलब राजा बनना कह के इनके जो शासक थे इन्हें अपन क्या कहते हैं, सरदारी इन्हें कहा जाता था। ओके, यह राज्य क्या है, काफी श्रमबद्ध थे और तमिल भाषा में प्राप्त संगम साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का चित्रण है। धनी और निर्धन के बीच क्या है, विषमता जरूरी थी। ओके, लेकिन क्या है, समृद्ध लोगों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह क्या है, मिल बांटकर अपने संसाधनों का प्रयोग करें। मतलब कोई बहुत ज्यादा, आपने देखा हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो ये आशा की जाती थी कि जो उनके पास धन है वो क्या है, थोड़ा गरीबों से मिल बांट के, ओके, जिससे चाहे सभी की स्थिति समान बनी रहे, ये ऐसा कहा जाता था। ओके, अब नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में सामाजिक अनुबंध से लेकर आगे जो भी आपके टॉपिक रह जाते हैं उसे हम क्या है कवर कर लेंगे। तो पार्ट 2 में इतना ही। आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आपको क्या है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। साथ ही आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए, साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक में भी, ट्विटर में भी। ओके, सभी की लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री नोट्स आप चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के तो आप क्या है अपनी वेबसाइट में जाकर आप क्या है पढ़ सकते हैं। ओके, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिससे आप कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकें। ओके, तो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।